दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। 14 जिलों के 53,67,000 लोग बेहाल। मुजफ्फरपुर सबसे अधिक प्रभावित। जी हम बात करेंगे बिहार में उफनती नदियों के पानी से नए क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य के 14 जिलों में 53.67 लाख लोग बेहाल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ पर ये जानकारी दी है। बाढ़ से किसी और के हताहत होने की खबर नहीं है। अब तक के बाढ़ जनित घटनाओं में 13 लोगों की जान जा चुकी है और ये संख्या यथावत है। विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या शनिवार से 4.62 लाख बढ़ गई है, जबकि बाढ़ प्रभावित जिले 14 ही हैं। बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित ग्राम पंचायत शनिवार के 1043 से बढ़कर 1059 हो गई है। और वहीं अगली खबर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। जी आपको बता दें कि देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में अब गृह मंत्री अमित शाह भी आ गए हैं। रविवार को उन्होंने खुद एक ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। और वहीं अगली खबर बता दें कि राम राज्य पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा भाजपा सरकार की नीतियों से तनावग्रस्त हुई जनता। यह बात करें उत्तर प्रदेश में एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में जुटा है, जिसको लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार की विफल नीतियों के कारण देश के लोग तनावग्रस्त और निराश हो रहे हैं। रविवार शाम को जारी एक बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि कोरोना काल में ना तो सीमाएं सुरक्षित हैं, ना ही व्यवसाय और रोजगार। अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखी जा रही है। बैंक डूब रहे हैं, जमा पर ब्याज घट रहा है, जिस वजह से परेशान लोग अपने पीएफ से पैसे निकालने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के विस्थापन के वक्त कई लोगों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया है। मौजूदा वक्त में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता निराश हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है कि वाकई में अखिलेश यादव ने जो कहा है कि केंद्र सरकार की वजह से जनता निराश हो रही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि बैकफुट पर आया नेपाल। भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण से रोक हटी। जी हम बात करें कि चीन के अलावा नेपाल और भारत के रिश्तों में भी पिछले काफी वक्त से तनाव चल रहा है। पिछले महीने नेपाल सरकार ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण वहां पर बंद कर दिया गया था। इस दौरान सिर्फ दूरदर्शन के प्रसारण की ही इजाजत दी गई थी। अब नेपाल सरकार फिर से बैकफुट पर आ गई है। आपको बता दें कि साथ ही भारतीय न्यूज चैनलों पर से बैन का फैसला हटा दिया है। दरअसल कुछ भारतीय चैनलों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चीनी राजदूत को लेकर एक खबर दिखाई थी, जिस पर नेपाल सरकार ने ऐतराज जताया था। इसके बाद पीएम ओली के आदेश पर 9 जुलाई से सभी भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण वहां पर बंद कर दिया गया है। इस दौरान दूरदर्शन का प्रसारण जारी रहा। अब नेपाल सरकार ने अपना यह आदेश वापस ले लिया है, जिससे निजी भारतीय चैनलों का प्रसारण फिर से शुरू हो जाएगा। और वहीं अगली खबर बता दें, सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच से फिर महाराष्ट्र सरकार का इनकार। गृह मंत्री बोले मामले में हो रही है राजनीति। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बावजूद मुंबई पुलिस की जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मुंबई पुलिस कई बार कह चुकी है कि सुशांत ने सुसाइड किया था, लेकिन उनके करीबी और फैन से ये बात मानने को तैयार नहीं है, जिस वजह से इस केस की सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जिसे एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इनकार किया है। उनके मुताबिक मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनली इस केस की जांच कर रही है। मामले में किसी तथ्य को नहीं छोड़ा जाएगा, साथ ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने भी पटना में सीआरपीसी के धारा 12-13 के तहत केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। ऐसे में वो सीबीआई जांच की मांग की निंदा करते हैं।
और अब बता दें कि इन 3 सरकारी बैंकों को बेचना चाहती है सरकार। नीति आयोग ने दिया निजीकरण का सुझाव, रह जाएंगे मात्र 5 सरकारी बैंक। जी हम बात करें कि बैंकिंग सिस्टम में आए दिन बदलाव हो रहे हैं। सरकार बैंकों पर बढ़ रहे एनपीए को कम करने के लिए निजीकरण का रास्ता अपना रही है। पहले एसबीआई में 6 सरकारी बैंकों का विलय किया गया, फिर 10 सरकारी बैंकों का विलय करने का ऐलान किया गया। तो अब सरकार बैंकों की सेहत सुधारने के लिए 3 बैंकों के निजीकरण का फैसला कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर को हो रहे भारी घाटे से उबारने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि जितने कम सरकारी बैंक होंगे, घाटा उतना कम होगा और काम करने के तरीके उतने बेहतर होंगे। बैंकों के निजीकरण से बैंकों के एनपीए का कम करने में आसानी होगी और बैंकों के हालात में भी सुधार आएगा। इसी के तहत नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि 3 बैंकों का निजी कर दें ताकि बैंकिंग सेक्टर पर लगातार बढ़ रहे बोझ को कम किया जा सके। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर के वर्चुअल भूमि पूजन वाले बयान पर अखिल भारतीय संत समिति ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा नालायक बेटा। जी हम बात करें अखिल भारतीय संत समिति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान पर हमला किया है जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की सलाह दी थी। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि उद्धव ठाकरे को नालायक बेटा करार देते हुए कहा, उद्धव ने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है और आभासी, वर्चुअल और वास्तविक के बीच अंतर को समझ नहीं सकते हैं। जब इटालियन बटालियन की गोद में बैठे होते हैं तो यही होगा। जितेंद्रानंद सरस्वती ने आगे कहा कि बाप की विरासत पर नालायक बेटा बैठा हो, उसे धर्म अध्यात्म की भाषा, राजनीति की भाषा लगे, ये दुखद है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, कहा मुंबई पुलिस भरोसे के लायक नहीं। जी आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती खुद सवालों के घेरे में है। तो वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले पर मीटू अभियान की वजह से चर्चा में आई अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अभिनेता नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री तनुश्री ने इंस्टाग्राम के एक लाइव सेशन में कहा कि मुंबई पुलिस पर सही जांच के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। पुलिस ज्यादातर ऐसे केसों में बिना किसी जांच के बंद कर देती है और ये अपराधियों और राजनेताओं के हाथों का खिलौना बन जाती हैं। तनुश्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुंबई पुलिस लोगों और मीडिया के दबाव में आकर केस दर्ज करने का नाटक करती है, इसलिए मुझे पुलिस की जांच पर शक है। और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना को लेकर WHO का बड़ा बयान, कहा लंबे वक्त तक महामारी से पीछा छूटने वाला नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहा है कि इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शनिवार को चेतावनी दी कि कोरोना वायरस महामारी के लंबे वक्त रहने की संभावना है। महामारी को लेकर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हुई बैठक के बाद ये बयान जारी किया गया है। इससे पहले WHO ने कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए। और वहीं अगली खबर में बता दें कि कोरोना का तांडव जारी, देश में मरीजों की संख्या 17 लाख के पार, 24 घंटे में 853 लोगों ने दम तोड़ा। हम बात करें कि पूरे देश में कोरोना वायरस का तांडव अभी भी जारी है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है। यहाँ एक दिन में 54,736 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 853 मरीजों की से जान जा चुकी है, जिसके बाद मरीजों की संख्या 17,50,724 हो गई है, जिसमें से 5,67,730 एक्टिव केस हैं। इनमें से 11,47,630 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 853 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और हमें बता दें कि अनुपम श्याम के पास नहीं है इलाज के पैसे, 20 लाख रुपए देगी योगी सरकार। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीवी कलाकार अनुपम श्याम को इलाज के लिए 20 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि ये सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योगी ने श्याम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। टेलीविजन धारावाहिक प्रतिज्ञा में सज्जन सिंह का किरदार निभाकर चर्चा में आए फिल्म एवं
एवं टीवी कलाकार अनुपम श्याम उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के निवासी हैं। वे गुर्दे यानी किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। चिकित्सकों ने उन्हें गुर्दा प्रतिरोपित कराने की सलाह दी है। आपको बता दें कि छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम ओझा मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। किडनी की समस्या के चलते उनकी तबीयत अचानक बीते दिनों खराब हो गई थी। उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर बताती है, महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही वाला रिहा किया जाए। जी हम बात करें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की हिरासत शुक्रवार को पीएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है। साथ ही मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा रवैया तानाशाही का प्रतीक है। प्रियंका ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत शैली बातचीत से नजरें चुराने के लिए नेताओं की नजरबंदी को अपना हथियार बना रही है। मुफ्ती को नजरबंद रखना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि वाकई में कश्मीर की जो महबूबा मुफ्ती हैं कि उनको हिरासत में रखना चाहिए या फिर रिहा कर देना चाहिए सरकार को? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि अमिताभ बच्चन का कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। पिछले दिनों जया को छोड़ पूरे परिवार हुए थे संक्रमित। जी आपको बता दें कि जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन का कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महानायक को इसके बाद अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन ने रविवार को देर शाम को दी थी। गौरतलब है कि जया बच्चन को छोड़ पूरा बच्चन परिवार पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे। अभिनेता अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड और सियासी जगत में चिंता का माहौल बन गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। ईश्वर आपको शीघ्र स्वास्थ्य करे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में आप डट जाएं। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आपके जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना और कामनाएं। और वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि आर्थिक संकट और कोरोना महामारी नियंत्रित नहीं हुआ तो लोग पीएम मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। जी हम बात करें कि देश में बढ़ रहे बेरोजगारी और कोरोना संकट को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राउत ने रविवार को कहा कि यदि नौकरी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो देश की जनता पीएम मोदी से इस्तीफा मांग सकती है। पार्टी के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में संजय राउत ने लिखा है कि कोरोना महामारी की वजह से 10 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवाई है। इसमें 40 करोड़ परिवारों पर असर पड़ा है। राज्यसभा सांसद राउत ने आगे कहा है कि मिडिल क्लास लोगों की नौकरी चली गई है, जबकि उद्योग जगत लगातार घाटे में चल रहा है, जो करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। राउत ने कहा कि लोगों के धैर्य की सीमा होती है। आश्वासन और आशा पर ये लोग नहीं जी सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास समाप्त हो गया हो, लेकिन वर्तमान स्थिति कठिन है। किसी ने भी अपने जीवन के बारे में इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि राम मंदिर शिलान्यास के पूर्व कमलनाथ करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। विजय वर्गीय ने कसा तंज। जी हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया है कि 4 अगस्त को सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन का पालन करते हुए ये पाठ करने को कहा है। इसी दिन कमलनाथ अपने निवास पर 4 अगस्त की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने कहा कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो वह भगवान को याद करने लगता है। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की है और हम उनका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कि आधी रात मुंबई का फ्लैट छोड़कर भाग गई रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली। जी हम बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अब मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस भी जांच कर रही है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद बिहार पुलिस सबसे पहले रिया के घर की पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन अब अपने घर
घर पर नहीं मिली थी। अब खबर आ रही है कि रिया और उनकी फैमिली करीब 3 से 4 दिन पहले आधी रात अपना मुंबई का फ्लैट छोड़कर भाग गई हैं। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के मैनेजर ने बताया कि रिया सहित उनके पिता, मां और भाई ने अपने मुंबई के फ्लैट को आधी रात में बड़े बड़े सूटकेसों के साथ छोड़ दिया है और एक नीले रंग की कार में वहां से चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि अपने निधन के कुछ दिनों पहले ही सुशांत ने रिया के इस फ्लैट पर आना जाना बंद कर दिया था। और अब अगली खबर में जान लेते हैं देश में मौसम के ताजा हालात के बारे में। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम और बिहार में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। हम बात करें कि उत्तर भारत से पंजाब के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की उम्मीद है। बिहार में अब तक राज्य के करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। वहीं असम के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ के हालात में सुधार है, मगर अब भी 11 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार हैं। शनिवार को दिल्ली में कुछ जगह बारिश भी हुई थी। इस दौरान कुछ समय के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हालांकि ज्यादातर जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।